नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल शिक्षा सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का ये सवाल सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के दोस्तों एग्जाम में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है और मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा जिससे चाहे √5 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √7 हो, चाहे √11 हो, यानी अपरिमेय संख्या कैसा भी सवाल हो, सब में बस एक यही तरीका लगने वाला है। आप चाहे इसे समझ लो, चाहे रट लो, चाहे कुछ भी करो और हर साल आता है इस बार। ठीक है बेटा? और इस बार मैं जो चैनल पे वीडियो डालूंगा उन सब में वही क्वेश्चन डालूंगा, पूरा एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, ना पूरा सिलेबस कराऊंगा, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डालूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस सवाल को। माना √5 एक परमेय संख्या है। दोस्तों सवाल सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये परमेय संख्या होती क्या है। देखिए, परमेय संख्या हमेशा और हमेशा P/Q के रूप में होती है, पहली बात। दूसरी बात, Q इज इक्वल नॉट 0। Q कभी भी यानी कि इसका किसी भी उसका फ्रैक्शन या परमेय संख्या का जो हर है, जो डिनोमिनेटर है Q, वो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरी बात, P व Q ऑलवेज सदैव हमेशा एक पूर्णांक होंगे। चौथी बात एक और, P व Q जब हम सिद्ध करेंगे तब, हर जगह नहीं, सिर्फ सिद्ध करेंगे तब, प्रूफ करेंगे तब, P व Q का HCF इज इक्वल हमेशा 1 होता है, हमेशा। चलिए इसको समझ लेते हैं। जब हमने माना है कि P/Q के रूप में होती है क्या? परमेय संख्या। हमने ये माना √5 एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या हमेशा P/Q के फॉर्म में होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P/Q बराबर √5, आराम से लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस Q को हम इधर ले जाएंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q √5। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हम करेंगे कि दोनों ओर स्क्वायर मीन्स वर्ग करने पर। ठीक है जी, जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा, P² बराबर Q² इंटू, ऐसे कर लेते हैं, √5 पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, P² बराबर 5Q²। और फिर हम इस P5 को हम इधर ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं साहब। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, पहली बात, समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा सा है कि 5 का भाग P² में जा रहा है। भाई एक बात बताओ, जैसे 25 का भाग, 25 में 5 का भाग जाएगा तो 5² में 5 का भाग जाएगा, इसका मतलब 5 में भी 5 का भाग जाएगा। भाई जब 5 का भाग 5 का भाग इस P² यानी 25² में जा रहा है, यानी 25 में जा रहा है, ठीक है, 5² में जा रहा है, तो 5 का भाग 5 में भी जाएगा। अभी मैंने बोला कि यदि 81 में 9 का भाग जाएगा तो ये 81 क्या है? ये 9 का स्क्वायर है। तो जब 9 का भाग 9 स्क्वायर में जा रहा है यानी 81 में जा रहा है, तो फिर इस 9 का भाग इस 9 में भी जाएगा। इसका मतलब अगर P² में 5 का भाग जा रहा है, इसका अर्थ ये है कि P में भी 5 का भाग जाएगा। भाई किसी भी संख्या के अगर स्क्वायर में जा रहा है तो उस संख्या में भी उसका भाग जाएगा।
क्योंकि वो स्क्वायर जो बना है वो इसी संख्या के मल्टीपल से ही तो बना है, जैसे ये है, लो बनी तो इसी से मल्टीपल से है, तो किसी संख्या के स्क्वायर में भाग जाएगा तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जाता है। ये मैंने आपको रफली अलग से समझा दिया सेपरेट। अब इधर देखते हैं, यहां लिखेंगे पी स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है। जब पी स्क्वायर है तो पी भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है कि P बराबर हम 5C मान लेते हैं, ठीक है? माना माना P बराबर 5C। ये C क्या है? हमने मतलब कुछ संख्या मान ली, कांस्टेंट भी आप इसे X मान लो, P मान लो, Q मान लो, K मान लो। बहुत से यूट्यूबर, बहुत से टीचर इसको Q मान लेते हैं, K मान लेते हैं। मैंने C माना क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें C माना है, तो मैंने भी C मान लिया। सॉरी। अब क्या करेंगे हम? जैसे हमने इसको ये इसके बराबर माना था, ऐसे हमने इसके बराबर ये मान लिया। जैसे हमने दोनों ओर वर्क किया, ऐसे फिर एक बार पुनः वर्क करेंगे। तो दोनों ओर पुनः वर्ग करने पर, ठीक है, करिए साहब। पी स्क्वायर बराबर 5C का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर। जब P बराबर 5Q स्क्वायर है, यहाँ P बराबर 25C स्क्वायर है, तो क्या समीकरण नंबर 1 का मान मैं नहीं लगा सकता? समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से इस P स्क्वायर का मान ये लगा सकता हूँ का 5Q स्क्वायर। 5Q स्क्वायर बराबर, और ये कर सकता हूँ 25C, और मैं इससे ये काटूंगा तो Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। और जैसे मैं स्क्वायर करने के बाद में मैं इस 5 को इधर लाया हूं, वैसे ही स्क्वायर करने के बाद में मैं इस 5 को इधर लेके आऊंगा, बट्टे 5 बराबर C स्क्वायर। इसका मतलब जब P स्क्वायर 5 से विभाजित है, ऐसे Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। तो जो लाइन मैंने यहाँ लिखी सेम टू सेम, ये वर्ग करने के बाद में दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जो मैंने एक प्रक्रिया अपनाई, सेम टू सेम एज इट इज वही प्रक्रिया फिर दोबारा एक बार फिर अपनानी है। और जैसे मैंने यहाँ पे माना था कि P स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, ऐसे यहाँ पर Q स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है। अतः इसलिए जब Q स्क्वायर है तो Q भी होगा, Q भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। बिल्कुल इतना होगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं होनी भी नहीं चाहिए भाई। चलिए, अब हमें क्या करना है? हमें अब पता चल गया भैया कि देखिए P स्क्वायर भी 5 से पूर्णतः विभाजित है, Q स्क्वायर भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब 5 जो है वो दोनों में, Q में भी है और P में भी है। तो यहाँ लिखेंगे अतः P व Q दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में कॉमन है। और कॉमन है तो P व Q का HCF बराबर क्या होगा? 5, जो बराबर नहीं है किसके? 1 के। और हमने तो पहले ही माना है कि यदि कोई परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या P बट्टे Q होगा, Q बराबर 0 नहीं होगा, PQ पूर्णांक होगा, और PQ का HCF ऑलवेज 1 आता है जब प्रूफ करते हैं तब। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रहा कि ये हमारी जो पूर्व हमने जो ये माना है,
ये हमने गलत माना है। यानी कि हमारी जो पूर्व अभिधारणा है वो बेटा गलत है। हमारी पूर्व अभिधारणा है वो गलत है। तो यहां लिखेंगे अतः हमारी पूर्व अभिधारणा पूर्णतः गलत है, इसलिए √5 एक परमेय संख्या न होकर अपरमेय संख्या, इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। आप इसको एक बार समझिए, ओवरव्यू लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में केवल इसी तर्ज पर यही मेथड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ √5 की जगह अगर 3 है तो 3 करना है, 2 है तो 2 करना है। मैं अभी बताता हूं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो बेटा, ठीक है। वो चलिए, हो गया साहब। देखिए, अब मान लीजिए कि आपके एग्जाम में √5 ना आ जाए, अब इसकी जगह √2 आ गया, तो आप देखिए क्या करने वाले हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस √5 की जगह 2 आ गया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या। फिर आप कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे √5 था तो हमने 5 लिया था, अब √2 है तो अब 2 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो। सारी प्रक्रिया वही रहने वाली है, यहाँ 2 ले लो। दोनों ओर वर्ग करेंगे, यहाँ पर भैया 2 ले लो। वर्ग करेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को इधर लाएंगे, इस 5 की जगह फिर 2 हो जाएगा। प्रक्रिया वही है। जो p स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये 2 से पूर्त है, तो p भी 2 से पूर्त से विभाजित होगा। तो यहाँ पर p बराबर 2c ले लेंगे। फिर यहाँ पे दोबारा फिर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 2c होगा। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारा, ये इस p स्क्वायर की जगह हम 2q स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2q स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। फिर मैं जब इससे ये काटूंगा तो यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा। फिर 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, यहाँ पर मेरा 2 हो जाएगा। फिर q स्क्वायर 5 से नहीं बल्कि 2 से विभाजित है तो 2, तो q भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अतः p और वह q दोनों में क्या अवयनिष्ठ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। p और q का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, जो 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी पूर्ण अवधारणा पूर्णतः गलत है, इसलिए √5 नहीं, √2 एक अपरमेय संख्या होगी। बस, अब आ जाओ, इसको देख लो, एक ओवरव्यू ले लो इसका। पूरा अच्छे से समझ लीजिए, पूरा अच्छे से इसको समझिए आप, ठीक है। कोई सी भी आ जाए, आपको बस यही मेथड, हर एक में यही मेथड 2-4 बार बेटा प्रैक्टिस करोगे, आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर इसकी जगह मान लीजिए 3 आ गया, √3 एक अपरमेय संख्या है, फिर आप क्या करेंगे? नॉर्मल, कुछ नहीं करना है, माना, सॉरी, इस बेटा गलती होगी बेटा, इससे पहले वाले में जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा था तो मैंने यहाँ 2 नहीं लिख पाया था बेटा, सॉरी, आप सही कर लेना, ओके, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब ले रहा हूं मैं 3, तो आप यहाँ लोगे 3, माना √3 एक परमेय संख्या है, तो p बट्टे q बराबर 3 ले लोगे। जब मैं इसको ले जाऊंगा, q इधर पहुंच जाएगा, 3 आ जाएगा, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर इसको इधर लाऊंगा मैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। हर बार बस वही रट लो, बस तरीका एक ही, रट लो बस, ठीक है, समझ लो, रट लो, बस चीज वही है, एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है, बस बस 3 करते चले जाओ। एक सवाल अच्छे से समझ लोगे, फिर दूसरा सवाल अपने आप कर लोगे। 4 9 करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 9 आ जाएगा। फिर मैं इससे ये काटूंगा तो यहाँ पर लौट के फिर वापस 3 आ जाएगा, फिर 3 को इधर लाऊंगा, फिर ये हो जाएगा। फिर जब क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जब क्यू स्क्वायर होगा तो बेटा फिर 3 भी होगा, 3 होगा, इसका मतलब p और q दोनों में √3 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, कॉमन यानी कि इसका एचसीएफ हमेशा 3 आएगा, जो 1 के बराबर नहीं है। और हमने क्या माना था, यदि एक परमेय संख्या होगी तो इसका एचसीएफ 1 आएगा।
इसका मतलब यहाँ 1 नहीं आया, इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है इसका मतलब हमने ये परमेय संख्या एक परमेय संख्या ये हमने गलत माना है। गलत माना इसी तर्ज पर हमने लिख दिया कि हमारी पूर्व अवधारणा पूर्णतः गलत है, यानी ये परमेय संख्या हमने जो माना है वो गलत है। इसका मतलब फिर सही क्या है? तो सही फिर बेटा इसलिए √3 मान लो। √3 एक अपरमेय संख्या होगी। बिल्कुल सिंपल सेम वही है, सेम वही है। यहाँ पर यदि आप देखिए, यहाँ पर आप √7 ले लो तो 7 7 कर दो, ठीक है? यहाँ पर √11 ले लो तो 11 11 कर दो, बस सिंपल है। ओके बेटा? मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करिए उस पे जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेश्चन है आप उस पे करिए। मैं उसको आंसर दूँगा और कोशिश ये करूँगा कि 2025-26 में एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें मैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँ जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्वालीफाई हो सके। चलिए इसको आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं बेटा, ठीक है जी? धन्यवाद। ओके।